Good afternoon everyone. My name is Mehak Sharma. I read in 11th class and my today's topic is operating system. तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक कलेक्शन, एक संग्रह होता है प्रोग्राम्स का विच मैनेजेस ऑल द, जो हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज है उसको मैनेज करने का काम करता है. ये हमारे बीच में एक इंटरमीडिएटर का काम करता है. इंटरमीडिएटर हम इससे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे हिंदी आती है और आपको इंग्लिश आती है, तो हमारे बीच में किसी इंटरमीडिएटर का होना जरूरी है जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, जिससे कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए. अब इसके देयर इज 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. पहले हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से हमें पता लग रहा है कि ये बैचेस, ग्रुप्स बनाता है हमारे यूजर्स के. देखिए मान लीजिए यूजर नंबर, ये हमारे पास यूजर नंबर 1, यूजर नंबर 2, यूजर नंबर 3, यूजर नंबर 4 और यूजर नंबर 5 है और यूजर नंबर 6 है. अब मान लीजिए कि हमारे जो यूजर्स है उन्हें अपनी जो फाइल है उसे सबमिट करना है. तो हमारा जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, मान लीजिए हमारे यूजर नंबर 1, 3 और 5 का जो डाटा है फाइल का वो एक जैसा है, मीन्स वो एक दूसरे से रिलेट कर रहा है. तो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इनका एक बैच बना देगा और इन्हें एक बैच में रख देगा. मान लीजिए यूजर नंबर 1, यूजर नंबर 3 और यूजर नंबर 5 को उन्होंने एक बैच में रख दिया. अब मान लीजिए कि हमारा जो दूसरा बैच है यूजर नंबर 2, यूजर नंबर 4 और यूजर नंबर 6, इनका डाटा भी एक दूसरे से रिलेट कर रहा है. तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें भी हमारे बैच नंबर 2 में रख देगा. तो ये हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके हम एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी करेंगे. हमारे जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ी फाइल को कम समय में अगर हमें पूरा करना है तो हमारे लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए अच्छा रहता है. और इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमने डाटा को अपना पूरा करके उसे सबमिट कर दिया तो उसे हम दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसे चेंज नहीं कर सकते. हमारा दूसरा टॉपिक है टाइम शेयरिंग. टाइम शेयरिंग हम इससे समझ सकते हैं. तो हमारा दूसरा टॉपिक है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. टाइम शेयरिंग के नाम से हमें पता लगता है कि ये टाइम को शेयर करता है. अब जैसे मान लीजिए हमारे यूजर नंबर 1 और यूजर नंबर 2 इन सभी को अपने यूजर नंबर 3, यूजर नंबर 4, यूजर नंबर 5 और यूजर नंबर 6 को अपनी एक फाइल सबमिट करनी है. तो हमारे जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इसकी एक स्पेशलिटी है कि टाइम को मीन्स सेम अमाउंट ऑफ टाइम में बांट देता है. जैसे यूजर नंबर 1 को 2 आवर्स का टाइम मिला है अपनी फाइल को पूरी करने का, तो हमारे सभी यूजर्स को सेम अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा. तो इन सभी को इसकी स्पेशलिटी ये होगी कि इन सभी को सेम अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा. इसका एडवांटेज ये है कि अगर मीन्स मान लीजिए हमारे यूजर नंबर 1 है ने 1 घंटे 10 मिनट में अपना काम कंप्लीट कर लिया, इसी वजह से 2 घंटे. तो क्या होगा, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये 10-10 मिनट जो बाकी यूजर्स हैं उन्हें बांट देगा और उनका टाइम बढ़ जाएगा. और इसका डिसएडवांटेज ये है कि मान लीजिए हमारे यूजर नंबर 2 है, ये अपना काम टाइम पे ख़त्म नहीं कर पाया तो इसे वैसे ही अपनी फाइल जो है सबमिट करनी पड़ेगी, इसे दोबारा टाइम नहीं मिलेगा. बस अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. अब इसमें होता क्या है, इसमें एक मेन नेटवर्क होता है जिससे लोग जुड़े हुए होते हैं. हम एग्जांपल लेते हैं एक ऑफिस का. मान लीजिए ये हमारे एम्प्लॉयज़ हैं और ये ऑफिस के मेन नेटवर्क से ही जुड़े हुए हैं. अब आप मान लीजिए कि तो इसका यही होता है कि इसमें एक मेन नेटवर्क होता है और उससे जो एम्प्लॉयज़ या फिर यूजर्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं. इसका एडवांटेज ये होता है कि मान लीजिए जो हमारे यूजर नंबर 1 है, इसे एक फाइल कंप्लीट करनी है और इसे लगता है कि टाइम से पहले ही अपनी फाइल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो ये अपनी जो फाइल का जो लोड है वो दूसरे यूजर्स को बांट सकता है. मीन्स मान लीजिए यूजर नंबर 1 ने अपनी फाइल का लोड यूजर नंबर 6 को दे दिया जो कि अभी खाली था, उसके पास अब अपने कोई काम नहीं था, तो ये अपने लोड को जो है बांट सकता है. इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारा जो मेन नेटवर्क है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो इसके अंदर जो डाटा है वो पूरा खत्म हो जाता है, वो हमें दोबारा नहीं मिलेगा. नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ये भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही होता है, बस इसमें एक चेंज होता है कि जो मेन नेटवर्क है उसकी जगह एक सर्वर होता है. सर्वर से भी लोग जुड़े होते हैं और उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह लोग एक दूसरे से के कनेक्शन में होता है. लेकिन इसमें एक ये है कि इसमें 3 मेजर चीज़ें हमें प्रोवाइड होती हैं. पहली है स्टोरेज, बैकअप और सिक्योरिटी.
मेन जो इसमें सिक्योरिटी होती है वो हमें जो है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है। इसका एडवांटेज ये है कि मीन्स यही है कि इसमें जो सिक्योरिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है और इसमें सिक्योरिटी के साथ साथ स्टोरेज और बैकअप भी होता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारा सर्वर है वो क्रैश हो सकता है और सर्वर क्रैश होने से हमारा जो एक दूसरे से कनेक्टेड पीपल है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसका जो रिस्पांस होता है बहुत क्विक होता है। ये 2 या 3 सेकंड के बीच में आपको रिस्पांस देता है। इसलिए बड़ी बड़ी जो मिसाइल्स मीन्स जो इसरो नासा वगैरह है वो इसी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक और एडवांटेज ये भी है कि इसमें हमें जो सिक्योरिटी है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा मिलती है। तो यही कारण है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, स्कूल्स या फिर जो स्पेस एजेंसीज है उसमें रियल टाइम ओएस का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एडवांटेज ये है कि इसका रिस्पांस बहुत क्विक होता है और इसमें स्टोरेज है जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा होती है। और इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये बहुत कॉस्टली होता है और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। थैंक यू।